हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेटा बेटी वाले में पिछली बार भी एक बार बात हुई थी। अब इसमें ये आया कि केवल घर वाले नहीं, हस्बैंड भी चाहें कि बेटा है ही, मतलब होना ही चाहिए, तब क्या करें। भाई मैं तो यही कहूँगी, मना ही कर दो। हस्बैंड को यही समझाओ कि अगर मेरी फिजिकल कंडीशन नहीं है, मैं ना रही, तो वो बेटा तुम्हारे किसी काम का है। मेरे बिना पाल लोगे तो चलो देखते हैं, कर दें अपना जीवन कुर्बान कि हम अपने पति से प्यार करते हैं, उनसे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। उनको चाहिए बेटा किसी भी कीमत पे, वो कीमत चाहे उनकी पत्नी की जान हो, कर लो। एक कंडीशन ये है। दूसरा, आप नहीं हो उस जोन में कि भाई मेरे पति से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, उनसे इम्पोर्टेंट आप खुद हो, तो फिर ये ठीक है कि भाई मैं नहीं कर रही, आपको जो करना पढ़ लो, मुंह बनाओ, रो पिटो, आपकी मर्जी है कैसे रिएक्शन करना है। लेकिन मैं बेटे के चक्कर में तीसरा चांस नहीं लूँगी। तो यहाँ डिसीजन कम्प्लीटली फिर मैं यही कहूँगी कि आपका है, आपकी बॉडी है, आपको देखना है, आपको तीसरा बच्चा करना है नहीं करना। लड़की हो गई तो पेट में अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो नहीं हो। केवल आपके पति चाहते हैं, आपके सास ससुर चाहते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। आप चाहती हो तो स्टैंड लो, हाँ का या ना का। एक आया एक और सास प्रताड़ित बहू का कि भैया सास सारा दिन ताने मारती है, बात करने का तरीका इतना गंदा है, और अगर एक दिन की बात हो तो आदमी झेल ले, ओकेजनली झेल ले, लेकिन जब रोज झेलना हो तो क्या करे। आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। कहना आसान है कि अवॉइड करो अवॉइड करो, लेकिन जब लगातार आपके कान में बातें पल चल रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, आपका काम करना जीना मुश्किल हो जाता है। करना क्या है, जब आपको लगे आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई बात, मान लीजिए वो बकरियां कुछ भी आपके परिवार, मतलब गंदा बोलने का मतलब क्या है, देखो या तो कुछ वल्गर चरित्र पे हमारे बात हो रही है, या फिर हमारे मैके वालों को लाएंगे, और क्या गंदा बोल सकते हैं, यही बोलेंगे ना। या तो हमारी बॉडी को कोसेंगे, या फिर हमारे चरित्र पर बात बोलेंगे, या फिर हमारे मैके वालों को। जब आपको लगे कि ऊपर जा रहा है, मैं आपको बताऊं बिल्कुल सटीक तरीका, प्रॉपर क्लैप करना शुरू कर दो कि वाओ शो शुरू हो गया। और कुछ, और कुछ, और कोई सदविचार आपके मुंह में आ रहे हैं, और कुछ बोलना चाहेंगी, रिकॉर्ड कर लूँ। आप किसी दिन रिकॉर्ड ही कर लो, सच में रिकॉर्ड कर लो। जब वो अपशब्द बोल रही हो, जब आपको गंदे गंदे ताने दे रही हो, आप प्रॉपर रिकॉर्ड कर लो। और सबके सामने, अपने हस्बैंड के, ससुर के, जो भी आपको लगता हो ना घर में सेंसिबल है, या उनके खुद के सामने, उसको स्पीकर पे बजा के सुनाओ कि देखो क्या क्या कहती हैं। कौन सुनेगा और कैसे रहेगा और कैसे इनका काम करेगा। आपका अब यहाँ पे करने का लॉजिक क्या है, उनको गलत ठहरा के उनके घर वालों के सामने छवि खराब करना नहीं है। इस काम को करने का एक तरीका, जो मतलब कारण मैं बता रही हूँ, वो ये है कि उनको जब अपनी बातें खुद सुनाई देंगी ना, शायद उनको रियलाइज हो जाए कि वो क्या क्या बोल रही हैं और कितना गंदा बोल रही हैं। तो जो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना शब्दों में बड़ी ताकत है, लेकिन जब कोई इतना गंदा बोले ना, आपको उसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन देना है। हंस के ना तालियां बजाओ अच्छे से कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, शानदार, या आज का शो शुरू हो गया, इस तरीके से बोलो। और फिर अपना काम, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी जान को इतना काम रखो कि आपको बिना पूरा ध्यान लगाए वो काम कंप्लीट ही ना हो पाए। तो आप उसमें इतने व्यस्त रहोगे मानसिक तौर पे भी कि तब आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि इधर से बोल रही है, आपको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह आपके दूसरे काम में लगा हुआ होगा। ये दो काम करना आप। आप सुनो नंद की कहानी। मैम मेरी ननद शादी के 3 साल बाद भी उसका जो रूम था, जब भी कोई गेस्ट उसे यूज़ करते हैं या हम भी यूज़ करें, तो मेंटली हैरास करती है। क्या करूँ, कल मेरे भी बेबी होने वाला है, तो मैं रूम यूज़ करेगा तो क्या करूँ, प्लीज़ बताएं। मेंटली हैरास कैसे करती है। आप हो ही मत हैरास, बोल रही है बोलने दो। वो खुद सोचो कितनी हैरास हो रही है कि उसको फर्क पड़ रहा है, उसका कमरा यूज कर रहा है, कोई वो किलसी मरी जा रही है, तो किलस के मर के आदमी क्या बोलेगा, कुछ अपशब्द ही बोलेगा। बोलने दो। अगर आपको बोलने की इतनी परवाह है, कोई और ऑप्शन है, उसके कमरा यूज मत करो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कमरा यूज करना ही पड़ेगा, तो फिर भौंक रही है भौंकने दो, दूसरा एक राजी होता है। एक और आया, देखो ये भी जेन्युइन ही है प्रॉब्लम, कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए। इनके हस्बैंड 2 भाई हैं, जेठ जेठानी मुंबई में पोस्टेड है, अपनी जॉब के साथ वहाँ पर है, अच्छी खासी तनख्वाह है।
ए ग्रेड ऑफिसर है। इसके अलावा इनके हस्बैंड जो है प्राइवेट में है, लेकिन इनके भी ठीक ठाक तनख्वाह है। दिक्कत कहाँ है? उनकी सास जो अभी उनकी हड्डी टूट गई है, उसकी वजह से वो हिल डुल नहीं पा रही, उनका बेड पे ही सब कुछ हो रहा है। उनका करने के लिए ये यहाँ पर आई हुई है। नुकसान क्या हो रहा है कि इनका जो बच्चा है वो 2 महीने से स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसका एडमिशन वहाँ है जहाँ ये रहती हैं, और ये रह रही हैं यहाँ। तो अब इनके साथ वही है कि इनके हस्बैंड को जब ये कह रही है कि भाई इन्हें वहाँ ले चलो, एक ऑप्शन जो समझदारी का सबसे बड़ा वो ये है कि जहाँ बच्चे का एडमिशन है, भाई मम्मी पापा को गाड़ी में डाल के आप वहाँ पे ले चलो अपने साथ, तो वहाँ पे उनकी सेवा शुश्रूषा भी हो जाएगी और बच्चे का स्कूल में मिस नहीं होगा। वहाँ क्या अड़ंगा है, सास ससुर जाना नहीं चाह रहे। अब ये बात ये कह रही है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, दूसरे बेटा बहू जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के बहाना लेके वहाँ पे रह रहे हैं इनके अनुसार। तो अब इनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं नौकरी छोड़ के यहीं आ जाता हूँ फिर, और बताएं। अब इनको ये फाइनेंशियल डर है कि नौकरी छोड़ दी तो दूसरी प्राइवेट जॉब में इतनी अच्छी तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, सब तरफ से फंसी हुई है। अब आपको आपने अपने हस्बैंड से आपने बात कर ली, कोई हल नहीं लिखना। अब आपको बात करनी है अपनी सास से। आप उस टाइम इनकी मदद कर रही हो, उनकी सेवा कर रही हो, हालांकि वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जब इन्हें ज़रूरत थी तो वो सास नहीं आई मदद करने। इवन जब वो अपनी और भी चीज़ें कर रही है तो उसमें एंटी थी, लेकिन अब ये इनका अच्छापन है कि वो अपनी सास के जब क्रूशल टाइम है तो वो उनकी कर रही है। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, उसको खराब मत करो, लेकिन जब अब आप उनका कर रहे हो ना तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप उनसे बात करोगे, समझाओगे, तो वो राज़ी हो जाएं। आपको किसी भी तरीके से अपने सास ससुर को कन्विंस करना है कि आप हमारे साथ चलो और वहीं रहो, हमेशा के लिए नहीं रहना। तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक रहो। उनके पोते का उनको भी वास्ता दो कि भाई इसकी पढ़ाई नुकसान हो रही है, चलो। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, हो सकता है वो माने, हो सकता है वो ना माने, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अब आपको क्या करना है, 2 महीने बहुत होते हैं, बच्चे की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाता है। अब आपको आगे के जो महीने बचे हैं, आपको जी के अड़ा करके अपने बच्चे का एडमिशन जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के किसी स्कूल में करा लो। जब तक आप वापस जाने के लायक नहीं होगे तब तक फिर आप यहीं रहो, और आपके हस्बैंड को अप डाउन जैसे भी करना है वो कर लेंगे। जब वो एक बार कह रहे हैं कि भाई मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है तो ठीक है, उनकी भी बात ऊपर रहने दो। 1 साल निकलेगा, आपके माँ बाप जो है वो ससुर सास ससुर जो है वो ठीक है हो जाएंगे, आप वापस जाओगे, आपकी इज्जत आपके हस्बैंड की नज़रों में बनी रहेगी। और रही बात इसकी कि जो दूसरे जेठ जेठानी है वो क्यों नहीं कर रहे, देखो अब उसमें ना आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। जितना कहोगे घर में कलेश बढ़ता जाएगा। फिलहाल आपने काफ़ी कुछ कर लिया, उस पर पानी फेरने के बजाय मेरी सलाह यही है कि मुद्दा ये है कि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो। तो जैसे कर रहे हो उनका करते रहो, हड्डी है जुड़ जाएगी, कुछ दिन का मुश्किल टाइम है। बाकी बच्चे का एडमिशन ना आप यहीं करा लो, तो स्थितियां जब बदलेंगी बदलेंगी, लेकिन आपके बच्चे का साल बच जाएगा, उसकी पढ़ाई बच जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर देखना कि क्या हल निकलता है, कि आपके हस्बैंड एक्चुअली जॉब छोड़ के आते हैं। मना तो आप कर ही रहे हो, मानते नहीं मानते वो उनके ऊपर है। और दूसरी चीज़ इन्हें भी कहते रहो कि भाई आप चाहो तो वहीं चल के रह लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। तो कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन जो पहला काम है वो ये करना है कि बच्चे का एडमिशन अब आप यहीं करा लो पास के स्कूल में, ताकि वो पढ़ता रहे। एक आया, ये फॉल पीको का काम करती हैं, लेकिन जब ये ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं तो इनके सास ससुर नीचे से ही कस्टमर को मना कर देते हैं। ये भगवान यार, मतलब ये फैमिली है। मुझे तो पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा है मतलब ये फैमिली है, या इसी को परिवार कहते हैं जो ये किस्से सुनने में आ रहे हैं। इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं वो लगता है बहुत ज़्यादा कि फैमिली सुख दुख बांटने के लिए होती है या दुख क्रिएट करने के लिए होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। अगली पीको फॉल कर रही है, कितनी मेहनत कर रही होगी, उसमें भी कस्टमर को लौटा रहे हैं, क्यों? वो कमा के कहाँ ले जाएगी, आपके बेटे पोता पोती, या खुद भी पहनेगी तो आपके घर की इज्जत बढ़ रही है, पता नहीं क्या दिमाग है। अब चलो इस समस्या का हल क्या है, एक प्रॉपर चार्ट पेपर लो, उस पर लिख दो, बिना खर्चे का काम करना, नहीं तो फ्लैक्स बनवा लो, उस पर लिख दो कि ये मेरा नंबर है, जब कोई कस्टमर आए तो इस नंबर पे घंटी मारे, मैं ऊपर रहती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, तो टेक्स्ट आप यही लिखवाओ कि फॉल पीको के लिए कृपया इस नंबर पर कॉल करके संपर्क करें,
गेट ना खटखटाएं। तो आपके पास कॉल जाएगी सीधे कस्टमर के ऊपर, और उस फ्लैक्स को या चार्ट को ऐसी जगह लगाएं जहाँ से आपकी सांस नोच के ना गिरा दे, ठीक है। तो और इजीली विजिबल हो, इस तरीके से ना प्रॉपर नोटिस लगवा दो कि भाई जो आएगा वो आपको फ़ोन करेगा कि मैं आया हूँ, ऐसे नहीं आएगा तो वापस नहीं जाएगा आपका कस्टमर, और आपका काम जो है वो चलता रहेगा। ऑफिस का एक और है, ये मैम मेरी एक कलीग है ऑफिस में, वो सबसे मेरी बहुत बुराई करती है। सब लोग ऑफिस में मुझसे बात तक नहीं करते उसकी वजह से, और बात करके भी उसके सामने नहीं करते, अगर बात करते भी हैं तो। वो लड़की बहुत बुरी है, मैंने हमेशा उसकी हेल्प की, फिर वो भी इतना बुरा बिहेव करती है। पहले मुझे लगता था कि मेरी कोई गलती है, लेकिन जब ध्यान से सोचा तो समझ में आया कि उसकी आदत है, मतलब पूरा होने पर वो साथ छोड़ देती है। अभी भी उसे मेरी हेल्प लगती है तो आ जाती है हेल्प मांगने, फिर हेल्प कर दो तो इग्नोर करने लगती है। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मैं क्या करूँ। वो मेरे ही डिपार्टमेंट की है तो पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। क्या करना है आपको, एक तो जो बाकी के लोग हैं उनके साथ अपने टर्म्स किसी भी कीमत पे बिगड़ने मत दो। वो बात नहीं कर रहे, फॉर्मल बातचीत आप अपनी तरफ से जारी रखो। जब आप लगातार अपना काम करते रहोगे, सबके साथ आप ठीक से पेश आते रहोगे, उनके बात ना करने के बावजूद भी आपकी इमेज एक बननी शुरू होगी, फिर वो बुरा कहेगी भी तो उसका असर डाइल्यूट हो जाएगा, पहला काम। दूसरा, आप कह रहे हो कि जब उसका अब भी कोई काम होता है वो आ जाती है। अगर काम ऑफिस से रिलेटेड है जिसको आप नियमतः मना नहीं कर सकती, आप करके दो। अगर उसका काम पर्सनल है, आप साफ मना कर दो। बुरी तो वैसे भी है, बुराई आपकी वैसे भी कर रही है, और क्या कर लेगी, ठीक है। जितना इमोशनल फूल आप बनने थे बन गए, आगे बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और अपनी इमेज आप बाकी जगह जब सही बना के रखोगे तो उसकी बुराई करने से धीरे धीरे जो असर अभी इतना पड़ रहा है वो इतना रह जाएगा, बीच में फिर आके ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लोग खुद सुन तो लेंगे, लेकिन उसके जाते ही ये कहेंगे ये क्रैक है, वो इतनी अच्छी लड़की है, आज तक उसने कभी पलट के किसी को बुरा नहीं बोला, अपना काम इतना अच्छे से करती है, और इसको पता नहीं क्या है, बुराई करती रहती है। दूसरी चीज़, अगर आप कह रहे हो उसकी आदत ही ख़राब है, तो वो अकेले आपको टारगेट नहीं कर रही होगी, उसके और भी लोग होंगे। धीरे धीरे उसकी इमेज सबके सामने है भी और क्लियर हो जाएगी। तो एक होता है कि हमें सब कुछ ईजिली मिल गया और हम उसमें अच्छे से पेश आ गए, एक होता है स्थितियाँ हमारे विपरीत हैं, तो हमें अपनी इमेज बनाने के लिए 1.5 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे उनसे भी आपको पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, आगे से एफर्ट लेने पड़ेंगे किसी के लिए मदद करने के लिए। धीरे धीरे आपकी इमेज बिल्डअप होगी, और कंडीशंस मैं आपको बताऊं कुछ दिन बाद पलट जाएंगी। वो आपकी जगह होगी, आप उसकी जगह पे होंगे, और तब आप बुराई नहीं कर रहे होंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका कद इतना ऊंचा हो चुका होगा कि अब वो बोलेगी ना आपके बारे में तो वो छोटी दिखाई देगी। तो आपको अभी प्रोसेस में जाना है अपनी इमेज बनाने के, और उससे जितना हो सके अपनी एनर्जी को बचाने में। एक क्वेश्चन आता है कि मेरे ससुराल में मैं अकेली बहू हूँ और मेरा फ्लैट है जो किराए पर है, उससे 50,000 रुपये तक आ जाते हैं हर मंथ, और उससे मेरे घर में बस सास है मेरी जो अब बेड पर है। हम लोग सब कुछ करते हैं हर मंथ, डाइपर, मेवा, बहुत सा सामान उनका अलग से आता है। मेड लगाई हुई है उनके लिए जो उनका मतलब टॉयलेट पोटी वगैरह करती है। अब क्या है, फिजियोथेरेपी वाला लगाया हुआ है 300 रुपये डेली का। मतलब ये बताना चाह रही है कि इन्होंने अपनी सास के लिए काफ़ी खर्चा जो है वो कर रही हैं, जितना ये कर सकती हैं अपने आराम के लिए भी और उनके आराम के लिए भी वो कर रही हैं। दिक्कत क्या है कि सास फिर भी अपनी बेटी से बुराई करती रहती है, और ये है कि ये सब मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। दूसरी एक और प्रॉब्लम नंद से है कि वो कहती है सिर पे पल्ला रखो, और ये घर में रख भी लेती हैं, लेकिन शादी फंक्शन वगैरह में इनका नहीं मन करता तो ये नहीं रखती। अब ये कि क्या करें। देखो, जो सास के बोलने की कंडीशन है, जब आदमी बिस्तर पे होता है ना, आप कितना भी कुछ कर लो वो इरिटेट होता रहता है। मेरी मम्मी पैरालिसिस जब उन्हें हुआ था तो उनके थोड़ा सा दिमाग में भी असर आता है। जिस टाइम पे पैरालिसिस होता है आधी बॉडी का, इधर का माइंड भी वैसा हो जाता है, ब्लड क्लॉट वगैरह बन जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब मैं कर रही हूँ, मैं और मेरे भैया थे अनमेरिड तब, हम लोग कर रहे हैं। एक भाभी थी मेरी बड़ी, अब वो एक्सपायर हो गई, तो हम तीनों जो थे वो उनके रात दिन जी जान से लगे हुए थे। और मेरी कंडीशन ये थी कि ट्रेनिंग मेरी पूरी हो चुकी थी, जॉब नहीं थी तब, और उसके बाद में भी मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि दिन कब और रात कब। दिन में मेरे सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं पतली सी और मम्मी को उठाना बैठाना वो मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं और भाभी करते थे। रात में मैं और भैया करते थे, लेकिन आई वॉज कॉमन।
तो मैं रात और दिन, मुझे यही नहीं पता लगता था कि कब हो रहा। जितना मुझे नहीं पता लग रहा उससे कहीं ज़्यादा मेरी माँ को पता नहीं चलता था। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात को 2 बजे उनको लग गया कि मुझे पॉटी जाना है, उनको 2 बजे लग गया रात को कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मच्छर काट रहे हैं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो वो मुझे रात भर जैसे छोटा बच्चा नहीं होता जगाता, वो वैसे जगाती थी। यहाँ हो गई मेरी बात ख़त्म। लेकिन वो मुझे इतनी उस टाइम पे प्रॉपर मतलब शब्दों का प्रयोग करती थी कि जैसे पता नहीं मैंने उनका क्या कर दिया हो, उनकी खुद की बेटी के साथ वो इतना सुनाती थी मुझे, कहना चाहिए लिटरली मेरी मम्मी, जब तक वो ठीक नहीं हो गई। तो मुझे फिर बाद में रियलाइज होता था, उस टाइम में मतलब कई बार होने लगती थी कि मतलब मैं इतना कर रही हूँ, मम्मी मुझे ही क्यों कह रही है, लेकिन क्यों नहीं मैं हार मारी, क्योंकि मेरी माँ थी। गुस्सा आ रहा है, रो रही हूँ, लेकिन मेरी माँ थी। तो मुझे ये नहीं समझ, ये तो पता है कि वो मुझे प्यार करती है, मेरी माँ है, लेकिन क्यों कर रही है वो मैं समझ नहीं पा रही। अब क्या हुआ, जब वो ठीक हो गई, धीरे धीरे उनके दिमाग की भी चोट ठीक हो गई, वो पूरी कॉन्शियस उसमें आ गई। अब वो कहती मैं तुझे क्यों कहती थी, मैं तुझे क्यों कहती थी, वो वाली चीज़ है। और कुछ उनका इरिटेशन लेवल कम हो गया क्योंकि वो सीधी खड़ी हो गई। तो जो बीमार होता है ना आदमी, बिस्तर पे होता है, आप चाहो ना चाहो, आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, बेहद मुश्किल है। आदमी कर करके शरीर से भी थक जाता है, मन से भी थक जाता है, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको उनकी बातों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। कितना भी आप कर लो, कितना भी कुछ कह लो, उनके हिसाब से वो कमी रह जाएगी कि मेरा ध्यान नहीं रख रहे, मेरा कुछ नहीं कर रहे, ये ही सुनने को मिलेगा। ये जितने भी लोग ऐसी परिस्थितियां फंसे हुए हैं ना, आप एक एक से जाके पूछ लो, आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, एक बहू ऐसी कहती नहीं मिलेगी जो ये कहेगी कि हाँ मेरे साथ बिस्तर पे है, मैंने बहुत किया और वो मेरे गुण गाती हैं। नहीं, वो उनको कोसती भी मिलेंगी कि मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझे पूछते नहीं, और जो बच्चे उनके ओकेजनली मिलने आते हैं ना, उनसे ही कहेंगे वो। तो ये एक कहना चाहिए फिजिक्स के नियम की तरह शाश्वत है। रीज़न मुझे इसके पीछे यही समझ में आया कि इरिटेट हो जाते हैं वो लोग खुद भी, अब खुद कुछ कर नहीं सकते, जो सामने वाला कर रहा है वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला शायद अपने 100% से भी ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो ये एक भीषण स्थिति है, उसमें सब्र आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि मेरा है तुम्हारा नहीं है, वो सब कहने की बातें हैं, जो जिसका है वो उन्हें दे के जाएंगे। और अगर नहीं भी दे के जाती, देखो मैं हमेशा कहती हूँ, सास ससुर के पैसे पे कभी भी वो मत रखो कि ये मेरा है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके जोड़ा, कमाया, सब कुछ करा, उनकी मर्ज़ी। आप जो उनकी सेवा कर रहे हो, या तो आप मान रहे हो कि भाई आप इसलिए कर रहे हो सेवा कि भाई हम सेवा कर रहे हैं हमें पैसा मिलेगा, या तो ये स्वार्थ है। अगर आप उनके माँ बाप समझ के सेवा कर रहे हो, जस्ट सेवा करो, भगवान को समर्पित कर दो अपना कर्म, वो उसका फल देंगे आपको। अपनी प्रॉपर्टी में से वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, इस चीज़ में मत जाओ, मेरा मानना तो ये है। दूसरी चीज़ जो सास नंद जो कह रही है कि पल्ला करो, साफ मना कर दो। आपका मन नहीं है घर में भी पल्ला करने का, मत करो। दुनिया नहीं कर रही, कौन कर रहा, पल्ला बहुत कम कम घरों में बचा है। नंगे मत फिरो, अधनंगे कपड़े मत पहनो, भोंडे सूट या कपड़े मत पहनो जिनमें आपका अंग गलत तरीके से नजर आए। लेकिन सिर पे पल्ला रखना, आप नहीं हो कंफर्टेबल, मना कर दो, कुछ नहीं होता। 2-4 दिन मुंह बनेंगे ठीक है, रिश्तेदारों के मुंह बनेंगे ठीक है, आप नहीं हो कंफर्टेबल, छोड़ दो। मैं अपने घर में पहली थी जिसने पल्ला हटाया, हमारे यहाँ भी पल्ला होता था। एक बार पूछा था अपनी सासू माँ से मैंने कि जी हटा दूँ, उनका देख ले, क्योंकि जुड़वा बेटियां थी, इनको संभालना अपने आप में स्ट्रगल हो रखा था। और मैंने कुछ इस तरीके से कहा कि मम्मी ने खैर मुझे उस टाइम पे मना नहीं करा। मैं पहली बहू थी जिसने सिर पे पल्ला हटाया, तो सबको एकदम लगा अरे पल्ला हट गया ये वो, कुछ बातें भी सुनने को मिली, मैं रेबेल घोषित हो गई कि भैया ये नई नई रीत निकाल रही है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे से जो पहले थी जेठानियाँ उनका भी, और मेरे जो बाद में आई देवरानियाँ उनका भी, सबका जन्म सुखी हो गया, कोई पल्ला नहीं करता, आराम से शादी में तैयार होते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, घर में भी कंफर्टेबल रहते हैं, कोई नहीं करता अब पल्ला। खत्म ही हो गई वो परिपाटी, और मेरा ही क्या बिगड़ गया, किसने मुझे फांसी पर टांग दिया। तो थोड़ी सी वो है कि हमें गुड बुक्स में रहना है, कि कोई कह ना दे कि ये अच्छी नहीं है, कोई कह ना दे कि जी हमारा कहना नहीं सुनते। अरे नहीं सुनते यार, कहना तुम्हारा नहीं सुनना, हमें कहना तुम्हारा। जब तक हमसे हमें अपने कहना चाहिए हमारे सब कुछ काम ठीक ठाक तरीके से हो रहे हैं, उसमें आपकी मर्जी भी शामिल हो गई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपका कहना सुनने के चक्कर में हमारी बैंड बजी पड़ी है, वो बंदूक सी ताने रहो यूं करके, हंसी भी आती है, मतलब एक हाथ यूं ही रहता था
यूं 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 बाल बना रहे हैं, रिबॉन्डिंग कराई गई है, वो पल्ला आ रहा है उसके ऊपर, खराब हुआ जा रहा है, ना पिन लगा सकते ना कोई हेयर स्टाइल बना सकते, वो पल्ला पल्ला पल्ला। साड़ी का भी लुक खराब हो रहा है, इतनी अच्छी साड़ियाँ बन रही हैं, सब कुछ है, पल्ला लिया वो रुक ही नहीं रहा, और एक हाथ उसमें बिजी अलग है, यूं खड़े हैं। मतलब जितने भी साल करा है ना, इट वॉज इरिटेटिंग। तो पता नहीं कैसे जिनका यहाँ रुका रहता है वो कैसे रुका रहता है, सैल्यूट, मुझे उनके नहीं समझ में आता उनको कैसे आदत पड़ी या कैसे रुक जाता है। पिन ठोको सिर में दर्द हो रहा है, तो इट वॉज इरिटेटिंग यार। हर कोई लड़की नहीं रख सकती, तो अगर आपको नहीं है सुविधा, आप नहीं करना चाह रहे, मना कर दो, कोई बड़ी डील ही नहीं है। मुंह बना रहे, बना लेने दो, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। ये मत एक्सपेक्ट करो आपने कहा जी मैं पल्ला नहीं करूंगी और सामने वाला कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, आपको दिक्कत है रहने दो, कोई बात नहीं मत करो, नहीं कहेगा कोई। आपको दिक्कत है, आपने बताया मैं पल्ला नहीं करूंगी, दैट्स इट। सामने से रिस्पॉन्स बड़म वाला ही आने वाला, ये तैयार रहो। पीठ पीछे बुराइयां होंगी, तैयार रहो उसके लिए। लेकिन आपका वो बंदूक तो छूटी हाथ से जो लेके घूम रहे थे, सॉर्टेड रहोगे। तो हर जगह ना गुड बुक्स में आने के चक्कर में आधे टॉर्चर झेलती हैं औरतें, जो मुझे समझ में आता है। यहाँ पर एपिसोड 12 में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। एक इनफर्टिलिटी वाला बचा है क्वेश्चन, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, उस पर अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से देख लेना। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी किसी जानकार की कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके की, डिस्कस करने में बिल्कुल हिचकना मत, कमेंट में लिख देना ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। और अगर ब्लॉगिंग चैनल से नहीं जुड़े हो, यहाँ से ही मैं मुझे जानना शुरू किया है, तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है लिव लाइफ ईजी, जहाँ पर घर और काम साथ में कैसे मैनेज करके चले उससे रिलेटेड सारी वीडियोस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।